Hello बच्चों, so today we are going to start the second part for light reflection and refraction. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, अभी तक जो हम लोगों ने समझा है, उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजें समझी थी. This is what we have read, ठीक है. What we have read वो पहले एक बार क्लियर कर लेते हैं. हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाई की थी. सबसे पहले हम लोगों ने लाइट क्या होता है वो समझा. दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने ये समझा कि लाइट के दो इंपॉर्टेंट फेनोमेना होते हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और इन दोनों का क्या सिग्निफिकेंस है. तीसरा इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने इससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझे, एंड दैट इज ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बारे में, कि ऑब्जेक्ट और इमेज रियली होते क्या है. रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हम लोगों ने उसके लॉज के बारे में पढ़ा. सो बेसिकली लास्ट लाइट का जो लेक्चर था वो इस बात से रिलेटेड था कि मतलब आप कैसे कैसे करके सारी चीजों को रिलेट कर सकते हो और लाइट का बेसिक्स क्या है, ठीक है. सो आज का हमारा जो लेक्चर होगा, आज जो लेक्चर है वो इस बात से रिलेटेड है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बाद में नाउ वी नीड टू लर्न समथिंग इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हम लोग वो क्लियर कर लेते हैं. आज जो इंपॉर्टेंट चीज हम लोग सीखने वाले हैं वो ये कि इमेज फॉर्मेशन क्या होता है. देखो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है ना जो लगभग हर बच्चे को होता है. इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है. इमेज फॉर्मेशन किस चीज की मैं बता दूं तो हम लोगों ने मिरर में, हाँ और एक इसमें इंपॉर्टेंट बात मैं भूल गया, दैट वाज मिरर. हम लोगों ने मिरर के बारे में पढ़ा कि मिरर कितने तरीके के होते हैं. आई होप यू रिमेम्बर. मिरर को हम लोगों ने तीन भाग में बांटा था, दैट इज प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है. सो इन सब चीजों को हम लोगों ने समझा था. आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इमेज फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, राइट. इन दोनों चीजों के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात, इनसे रिलेटेड यूजेस भी पढ़ेंगे कि हम लोगों ये कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव मिरर को कहां यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्यों नेसेसरी है इसको यूज करना, राइट. एक और इंपॉर्टेंट बात जो थर्ड वन है विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. सो जो तीसरी बात है वो कुछ ऐसी है कि तीसरा इंपॉर्टेंट बात है वो है मिरर इक्वेशन. मिरर इक्वेशन और यू कैन से मिरर फॉर्मूला. मिरर फार्मूला समझ लेने के बाद में हम लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज रहेगी, हमारा रिफ्लेक्शन पूरे तरीके से खत्म हो चुका होगा. सो रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हमें एटलीस्ट मिरर फार्मूला समझना पड़ेगा और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को कैसे बनाना है वो भी समझना होगा. मिरर इक्वेशन जब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे तो हम लोग एक और इम्पोर्टेंट बात इसी में जानेंगे, दैट इज साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है थोड़े समय में हम लोग इस पे बात करेंगे. सो दिस इज आर मोस्टली हमारा लेक्चर जो है वो इसी के आसपास घूमेगा, ठीक है. हम लोग इसी को कवर करने की कोशिश करेंगे और आज ट्राई करेंगे कि ये रिफ्लेक्शन खत्म हो जाए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हम लोग इसको शुरू करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड है वो ये है कि कई बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये होती है कि इमेज फॉर्मेशन उनके लिए या तो बोरिंग हो जाता है, इमेज फॉर्मेशन या तो उनके लिए बोरिंग है, ठीक है, या फिर डिफिकल्ट है. बोरिंग क्यों कह रहा हूं मैं? बोरिंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार ना एक प्रोस्पेक्ट नहीं मिल पाता, समझ नहीं आ पाता कि इमेज बनता क्या है और इमेज किस हिसाब से वर्क करता है. हम लोग इमेज समझने के लिए, इमेज फॉर्मेशन को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यूज करेंगे वो है जनरल लॉजिक, ठीक है. किस तरीके से अब तक आप लाइट को समझते हैं, लाइट का जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, और उसके बाद में जो इन दोनों मिरर्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉनकेव मिरर, उससे रिलेटेड सारे के सारे इमेज फॉर्मेशन या इमेज के जितने भी पार्ट्स बनेंगे, इमेज का जो भी नेचर होगा, वो सब चीजों के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है. सो हम लोग शुरू करते हैं. इमेज फॉर्मेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट बात है, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, वो आपको याद रखना है, एंड दैट इज समथिंग कि लाइट जो होता है
that light always travels in straight line. लाइट किसमें ट्रेवल करता है? ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. सो स्ट्रेट लाइन क्यों मैं कह रहा हूं, ये बात समझाता हूं. मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में दो चीजें बताई थी. एक बताया था कि कैसे किस चीज को आप कनकेव कहते हो और किस चीज को आप कॉन्वेक्स कहते हो. कॉन्वेक्स आप तब कहते हो जब इनर साइड हाथ को हमेशा, अगर समझना है आपको तो आप ऐसे भी समझ सकते हो. हाथ को इस तरीके से आप रखिए, ठीक है. इस साइड को अगर आप पॉलिश कर देते हो तो ये साइड जो है वो शाइनी होता है, मतलब उभरा हुआ पार्ट जो है वो शाइनी होता है, जो बल्जी पार्ट है वो शाइनी होता है. सो ये जो बल्जी पार्ट है जो शाइनी वन, सो दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर. अगर आप बाहर पॉलिश कर देते हो, अंदर शाइनी होता है. अगर अंदर शाइनी है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉनकेव मिरर. एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए. अगर अंदर का पार्ट शाइनी है स्फेरिकल मिरर में, अंदर का पार्ट अगर शाइनी है, दैट मीन्स इट इज अ कनकेव मिरर. अगर बाहर का पार्ट शाइनी है, उभरा हुआ पार्ट शाइनी है, देन इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर. सिंपल. सो इन दोनों चीजों के बारे में आपको क्लियर हो गया. अब हम लोग ये समझेंगे कि लाइट क्या, जब कभी भी किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, इसका मतलब है कि किसी शाइनी सरफेस पे जब जाएगा तो वो क्या करेगा. लास्ट क्लास में जब हम लोग कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे, उस वक्त हम लोगों ने एक सिंपल इंसिडेंट ये गौर किया था कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट अपनी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर गया. नाउ दिस इज कनकेव मिरर. कनकेव मिरर मींस व्हाट? कन्वर्जिंग मिरर. इसको हम लोगों ने क्या बोला था? कन्वर्जिंग मिरर. और इसको हम लोगों ने क्या बोला था? डाइवर्जिंग मिरर. क्या बोला था? डाइवर्जिंग मिरर. कन्वर्जिंग मिरर का मतलब होता है जो भी स्ट्रेट लाइन में ले जाएगा वो क्या करेगा? स्ट्रेट जाएगा. स्ट्रेट लाइन, देखो मैंने यही इसीलिए बात कही कि स्ट्रेट लाइन, ठीक है. एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, इसके बाद में जो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है वो एंगल आई मस्ट बी इक्विवेलेंट टू एंगल आर. तो हमेशा ये बात याद रखना है कि इंसिडेंट एंगल और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है उन दोनों के बीच आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि दोनों एंगल क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. सिंस दिस इज अ कन्वर्जिंग एंगल, तो जिस एंगल पे भी आ रहा है वो रे कन्वर्ज करेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे. तो ये रहा उसका कन्वर्जेंस. सिमिलरली अगर आप एक कॉन्वेक्स मिरर पे किसी तरीके का प्लेन लाइन भेजते हो, प्लेन मतलब पैरेलल लाइट भेजते हो, तो वो क्या करेगा? वो उसको डाइवर्ज करेगा. ये दो चीजें हम लोगों ने पहले भी समझी थी. अब हम लोग एक एक करके कॉनकेव मिरर के डिफरेंट सिचुएशन को समझेंगे. पहले कॉनकेव समझेंगे, फिर कॉन्वेक्स समझेंगे, फिर ओवरऑल ट्रिक समझेंगे कि किस हिसाब से आप सारे के सारे इमेज फॉर्मेशन खुद से बना सकते हो इजी. ठीक है. सो सबसे पहले हम लोग इमेज फॉर्मेशन किसके लिए बनाने जा रहे हैं? इमेज फॉर्मेशन फॉर कनकेव मिरर. किसके लिए? कनकेव मिरर के लिए. ठीक है. कनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन फॉर कनकेव मिरर. नाउ सी, कनकेव मिरर के लिए बनाने के लिए आपको सबसे पहले उसके सिचुएशन को समझना पड़ेगा. तो कॉनकेव मिरर को के सिचुएशन को समझना है तो आप कुछ इस हिसाब से समझिए. कनकेव मिरर का किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये पूरा का पूरा एक अपर्चर होता है. क्या होता है? अपर्चर. इसको क्या बोलते हैं आप? अपर्चर. अपर्चर मींस कि अगर ये पूरा का पूरा एक स्फेरिकल लेंस था, इसको आपने जहां से भी काटा तो इसका ये पूरा का पूरा लेंथ, ये पार्ट, दिस इज कॉल्ड अपर्चर. ठीक है. अपर्चर, राइट. सो हमें करना क्या है? इसका जो अपर्चर वाला पार्ट है उसका एक मिड पॉइंट डिसाइड करना है और उसको क्या देना है? पी. सो P मीन्स व्हाट? पोल. क्या कहते हैं P का मतलब? पोल. अब आपको दूसरा पार्ट क्या करना है? पोल से पास होता हुआ एक स्ट्रेट लाइन पास कर दो. पोल से पास होता हुआ एक स्ट्रेट लाइन पास कर दो. ठीक है. पोल से पास होता हुआ एक स्ट्रेट लाइन मैंने ऐसे पास कर दी. राइट. इसको हम लोग कहते हैं, जो लाइन पोल से पास हो रही है इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस. एक इंपॉर्टेंट बात, प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो हमेशा P से पास होगी, दैट इज पोल से पास होगी. राइट. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब कभी भी आप पोल्स, अगर कोई डिस्टेंस कैलकुलेट करना हुआ, ठीक है, अगर आपको कभी भी कोई डिस्टेंस कैलकुलेट करना हुआ तो वो डिस्टेंस हमेशा कैलकुलेट किससे होगा? पोल से. तो यहां एक इंपॉर्टेंट बात जो आप एड्रेस करो, जो आप अपने पास में रखो, इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात है कि ऑल
distances are calculated from pole P, right? So all distances are calculated from P. तो आपको क्या करना है, पोल से हमेशा डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. अब आप बोलोगे कौन से डिस्टेंस है, वो मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ. मतलब मैं अभी थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ आपको. डिस्टेंस में जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब तो ऑब्जेक्ट आप जान चुके हो, इमेज क्या होता है वो भी जान चुके हो. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का को डिनोट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट करते हैं U से. इमेज डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, V से. फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है वो भी अभी डिफाइन करेंगे. फोकल लेंथ बेसिकली उसको डिनोट करते हैं F से. सो पॉइंट इसकी हर बार जो आप ये डिस्टेंस लिख रहे हो ना, लेंथ लिख रहे हो, इसको आप कैलकुलेट करोगे कहां से, P से. तो इसकी डिस्टेंस हमेशा P से कैलकुलेट होगी. अब हम लोग सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप फोकल लेंथ आइडेंटिफाई करो कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड द फोकल लेंथ. ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको उसके लिए भी कुछ कुछ पोजीशंस बनाते हैं. इसमें टोटल आपको जो नंबर ऑफ पोजीशंस पढ़ने हैं, टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस पढ़ने हैं, नंबर ऑफ पोजीशंस. नंबर ऑफ पोजीशन जो पढ़ने हैं, पहला पोजीशन पढ़ना है एट इंफिनिटी. अब देखिए इंफिनिटी क्या करना है आपको, कोई भी एक पॉइंट जो इसके सेंटर से, अब देखो ये पूरा का पूरा अपर्चर है, मैं वही बात अभी समझाना. इफ दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस पूरा का पूरा स्फीयर, तो इसका कोई ना कोई सेंटर होगा और उससे ये लाइन पास हो रही होगी, सेंटर से ये लाइन पास हो रही है, दिस मस्ट बी अ सी. सो सी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. सी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. सी किसको बोलते हो आप, सी इज नथिंग बट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्लियर हो गया. सो नाउ दिस इज सी. अब आप एक बात बताओ, कोई भी स्फीयर का, ठीक है, सरफेस, कोई भी स्फीयर के अगर सरफेस पर कोई पॉइंट हो और यहां सी हो, तो इस डिस्टेंस को आप क्या कहते हो, रेडियस. क्या कहते हो, रेडियस, राइट, रेडियस. सो कैन वी से दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो अगर मुझे यहां पर आप लोगों को समझाना हो तो मैं कह सकता हूं क्या, सीपी कुछ नहीं है, वो आर है, जिसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्लियर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्लियर. सो नाउ अब इसके सारे पोजीशंस आइडेंटिफाई करते हैं. सो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो दूसरा इंपॉर्टेंट बात हो गया कि आपको फाइंड आउट करना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रहे, जैसे एक तो हो गया कि वो इंफिनिटी पर होगा, ये रहा इंफिनिटी. इंफिनिटी पर एक फर्स्ट पोजीशन आपको आइडेंटिफाई करना है. जब इंफिनिटी पर रहेगा तो क्या होगा, इंफिनिटी और सी के बीच में अगर कोई पॉइंट है, सपोज यहां पर कोई पॉइंट है, मतलब मैं सी जान रहा हूं, मतलब रेडियस सपोज करो कहीं पर 32 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट जो है वो 33 पर है, तो आप इसको इंफिनिटी तो नहीं बोलोगे ना. आप क्या बोलोगे, आप इसको मेंशन करोगे कि ये क्या है, ये अपने आप में क्या है कि रेडियस से थोड़ा बाहर है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा बाहर है. तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, बियॉन्ड सी. क्या कह देते हैं, बियॉन्ड सी. सो नाउ यहां के बाद में क्या करना है आपको, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज वो कैलकुलेट करना है एट सी. कहां पर होता है वो, एट सी. ठीक है. फोर्थ वन इज एट सी, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हो गया. अब इसके बाद में एक बीच में पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड एफ. एफ मींस फोकस. अगर आप लोगों को लास्ट में याद रहेगा ना, तो मैंने क्या किया था, आप लोगों को समझाया था कि इंफिनिटी से जब कोई लाइट आएगी तो क्या होगा, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करेगा, क्रॉस करेगा एक दूसरे पे, कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगा, एक बार रियल करेगा, अदरवाइज में वर्चुअल करेगा. तो वहां पर क्या समझना है आपको कि इट इज, अगर मैं पैरेलल लाइन यहां से इस तरीके का ले जाऊं तो वो इस फोकस से कट होगा हमेशा. ठीक है, इस फोकस से कट होगा. सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर सारे रेज जाएं और जा करके कट करें अपने आप को, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड फोकस. और फोकस और प्रिंसिपल, सॉरी, फोकस और पोल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. सो एफ. तो इसका मतलब है एक बार ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में भी हो सकता है यहाँ पर. तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर होगा तो उसका पोजीशन को भी लिखना है आपको. उसको क्या लिख सकते हो आप, बिटवीन सी एंड एफ. अब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच तो आ गया. अगला क्या होगा, एफ पर आएगा. तो पांचवा पोजीशन हो जाएगा एट एफ. ठीक है, एट एफ मतलब एफ पर रहेगा. ठीक है. सिमिलरली एक पोजीशन और बच जाता है एफ और पी के बीच में. सो द लास्ट वन इज एफ बिटवीन एफ एंड. सो अभी हम लोगों को अब फाइनली कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है इमेज फॉर्मेशन. किस किस जगह पर,
तो नंबर ऑफ पोजीशन मैंने आपको बता दिए। सबसे पहले कैलकुलेट करना है एट इंफिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर होगा तो कहां बनेगा ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर होगा तो कहां बनेगा इमेज। सेकंड नंबर पे हमें कैलकुलेट करना है कि ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा तब कहां बनेगा ऑब्जेक्ट, दैट इज बियॉन्ड सी। थर्ड वन इज कि जब ऑब्जेक्ट, अब यहां से आप यहां तक पहुंच गए, नाउ अगर थर्ड वन की बात करें तो सी पे, इसका मतलब है कि जब सिर्फ सी पे होगा तो क्या कहां बनेगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद में आते हैं तो वो सी के जस्ट बाद, मतलब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना, यहां से यहां तक कहीं भी हो सकता है, जैसे यहां से यहां तक कहीं भी हो सकता है। सो सी और एफ के बीच में हो जाएगा दिस वन। फिफ्थ वन इज कि सी और एफ के बीच में हो गया, इसके बाद में एफ पर होगा और एफ और एफ के बीच में होगा, तो वही मैंने आपको लिख के बता दिया। तो ये छेवों के छेवों पोजीशंस हम लोगों को समझने हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे बनेगा ऑब्जेक्ट, उससे पहले जानना ये जरूरी था कि कहां कहां ऑब्जेक्ट को रखना है। सारी पोजीशंस आई होप यू आइडेंटिफाइड, आई होप यू अंडरस्टैंड। यहां पर मैं एक छोटी सी बात आपको मेंशन कर रहा हूं दैट एफ पी इज नथिंग बट एफ एंड दैट इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस, ठीक है, फोकल डिस्टेंस। अभी इंपॉर्टेंट बात, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है मैं वो थोड़ा क्लियर करता हूं। इंपॉर्टेंट, ये सब ना नोट्स बनाते वक्त आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें से, इंपॉर्टेंट ये है ना कि जब कभी भी, इंपॉर्टेंट क्या है कि जब कभी भी फोकल लेंथ से पीछे जितने भी ऑब्जेक्ट के पोजीशंस हैं, फोकल लेंथ से पीछे कौन कौन सा है, फोकल लेंथ से पीछे है एट एफ, फोकल लेंथ पे या उससे पीछे, फोकल लेंथ पे या उससे पीछे, ये 5 पोजीशंस है। तो फोकल लेंथ पे या फिर उसके पीछे जब भी आप कभी कोई इमेज फॉर्मेशन करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि उससे जब ऑब्जेक्ट से जब रे पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब आएगी तो वो हमेशा, हमेशा मैं कह रहा हूं ऑलवेज वो एफ से कट करेगा। सो आपको सिर्फ बिटवीन एफ और पी अगर छोड़ दूं, मैं एफ और पी के बीच में कोई वैल्यू को अगर छोड़ दूं तो आपको एक बात अभी इसके बाद में हमेशा याद रख लेनी है। क्या याद रख लेना है कि एफ से पहले जितने पोजीशंस हैं, एफ है, एफ और एफ से पहले, एफ सी और एफ के बीच में, सी बियॉन्ड सी और इंफिनिटी, यही बात मैंने बताई है। एट एफ, बिटवीन सी एंड एफ, एट सी, बियॉन्ड सी और एट इंफिनिटी, इन पांचों में हमेशा क्या याद करना है आपको, क्या याद करना है कि हमेशा क्या करेगा, ऑब्जेक्ट से जो लाइट आएगा वो फोकस पे कट करेगा ही करेगा, ठीक है। अगर फोकस पे कट करेगा तो इसका देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, पूरा इमेज फॉर्मेशन में आपको हमेशा 2 ही बात का ध्यान रखना है। पहला कि कैसे रेज को स्ट्रेट लाइन में भेजे, और स्ट्रेट लाइन में भेजने के बाद में ये देखना जरूरी है कि जब स्ट्रेट लाइन में ये गया और जाकर के फोकस से कट करेगा, एक और रे आपको ढूंढना है, सिर्फ और सिर्फ एक रे और आपको ढूंढना है, और उसके बाद में वो रे को भेजना है किसी पर्टिकुलर जगह पे, मैं बताऊंगा कैसे कैसे कहां पर। तो एक रे और भेजना है और उन दोनों रेस का इंटरसेक्शन करना है। मतलब कि अभी मैंने मान लो एक रे भेज दी यहां से, ठीक है, इंफिनिटी से अभी आ रही है, इंफिनिटी से एक रे आई, आने के बाद वो टकरा करके सीधा फोकस पे कट होकर के आ गई, ठीक। फिर मैंने क्या किया, एक रे को और भेजा, अब मान लो नीचे से मैंने भेजा, आप बोलोगे नहीं सर यहीं से भेजो, मैं यहीं से एक रे को और भेज दिया। भेजने के बाद ये फिर कट हो गया फोकस पर, इट मींस मैंने कम से कम 2 रे तो भेजी है, एक रे मैंने ऊपर से ये वाली भेजी, एक रे मैंने नीचे वाली भेजी, और ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। इसका मतलब है कि इमेज चाहे जहां भी हो, इमेज चाहे मतलब हमेशा जब इंफिनिटी पर हो तो उसका, सॉरी ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर हो तो उसका इमेज जो बनेगा वो कहां बनेगा, एफ पर बनेगा। तो मतलब आपको मिनिमम 2 रेस आइडेंटिफाई करने हैं। एक रे का मैंने तुरंत से बता दिया क्या करना है आपको, एक रे में मतलब एट एफ, बिटवीन सी एंड एफ, एट सी, बियॉन्ड सी, एट इंफिनिटी, इन पांचों में एक चीज बहुत कॉमन है एंड दैट इज व्हाट, वो एक बार ध्यान रखनी है क्या आपको कि ये सारे रे जब भी आएंगे वो फोकस से कटेंगे ही कटेंगे। तो एक हिंट में बता दिया आपको, वो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट में लिख लो, ऑल रेज, ये चीज किसके लिए याद रखना है, एक्सेप्ट एफ एंड पी। एफ और पी को अगर छोड़ दें, एफ एंड पी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है उसको अगर सिर्फ छोड़ दें तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि ऑल पैरेलल रेज, ठीक है, ऑल पैरेलल रेज बिफोर एफ से जितना भी पहले आप जो भी ऑब्जेक्ट रखोगे
उससे जो पैरेलल रेज आ रही होंगी, ऑल पैरेलल रेज बिफोर एफ, ठीक है, शुड कन्वर्ज। अब ये कॉन्केव मिरर है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कन्वर्ज एट फोकल लेंथ फर्स्ट। कहां कन्वर्ज करेगा? फर्स्टली कन्वर्ज करेगा वो कहां पर? फोकल लेंथ पर। ये चीज अगर आप याद रखते हो ना, मैं बता रहा हूं इमेज फॉर्मेशन आधा हो जाएगा आपके लिए। इसका टेंशन बहुत बच्चों पर हावी होता है, इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको सिंपल क्या याद रखना है कि एक बार एक्सेप्ट एफ एंड पी, मतलब इस वाले फंक्शन को, इसको अगर छोड़ दें, ठीक है, तो इसके अलावा जो बाकी 5 है वो यूं बन जाएंगे तब जब आप इतना याद रखोगे कि उससे जो पैरेलल रेज होंगे वो कहां कट होने चाहिए? फोकल लेंथ पे फर्स्ट। एक बार इसको देख लीजिए, इसमें कुछ उतारने का है तो आप उतार लीजिए, क्योंकि मैं शुरू करूंगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिट। सो फाइनली ऐसा होगा कि आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा। सो आई एम गोइंग टू रब इट, ठीक है, और मैं सारे पोजीशंस पर एक एक करके सारे डायग्राम आपको बना के बता रहा हूं, ठीक है। कैसे बनाना है, क्या उसमें चेंजेस होंगे, क्या याद रखना है, वो सारी चीजें आप समझ पाओगे। सो जल्दी से इसको एक जगह पर नोटिस कीजिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक एक करके पोजीशंस आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट थिंग इज, जब ऑब्जेक्ट कहां हो? एट इंफिनिटी। कहां पर होने चाहिए? एट इंफिनिटी, ठीक है। मैं एक बार सारी इमेजेस बना देता हूं ताकि आप फिर आप क्या करो, इस पे आप कंटिन्यूटी से एक एक करके मैं आपको सारे इमेजेस समझा सकूं, ठीक है। ये एक बार मैं क्लियर कर लेता हूं। सो मैंने ये 3 इमेजेस आपके लिए बनाए हैं, ठीक है। इन तीनों इमेजेस को बनाने का जो पैटर्न है मैंने ये एक साथ अभी आपके सामने प्रेजेंट किया है, बिकॉज अगर एक एक करके बनाऊंगा तो वो टाइम लैप्स में आपके लिए प्रॉब्लम रहेगा, वीडियो बेवजह लंबा होगा, ठीक है। सो आई ट्राइड कि ये जल्दी से खत्म हो। मैंने बनाया कैसे है, मैं एक एक करके आपको क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंफिनिटी। इसके नेचर्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके नेचर मैं यहाँ पर पॉइंट आउट कर दूंगा। यू कैन राइट द नेचर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइड। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब एक ऐसा डिस्टेंस जो आप नहीं जानते, लेकिन मैं आपको लाइट के केस में कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ। ह्यूमन आई के केस में इंफिनिटी का एक टर्म है, ह्यूमन आई। जब हम लोग ह्यूमन आई पढ़ेंगे तो इसके बारे में और एक्सप्लेनेटरी वे में पढ़ेंगे, बट ह्यूमन आई के केस में ये कहा जाता है कि द एडेक्वेट डिस्टेंस फॉर ह्यूमन आई, जिसमें आप कोई चीजों को पढ़ने, नॉर्मल आई विजन जिसको बोलते हैं, दैट इज 25 सेंटीमीटर। सो 25 सेंटीमीटर से जो भी बाहर है वो सब इंफिनिटी, ठीक है। मतलब वो चीजें अगर आपको दिख रही हैं तो फिर ठीक है, वो एक नॉमिनल डिस्टेंस के बियॉन्ड जो भी है वो सब इंफिनिटी है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर इंफिनिटी का मतलब यही है कि जब आप नहीं जानते या फिर एक बहुत दूर का कोई डिस्टेंस है तो वो किसी पॉइंट पर अगर कट होगा तो आप क्या कहोगे कि वो क्या है? इंफिनिटी है। सो इंफिनिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर अगर रखा हुआ है, तो आप ऐसे ही सोचो ना, इंफिनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो ऑब्जेक्ट का नेचर क्या होगा कि वो हाईली इनलार्ज होगा। हाईली इनलार्ज बोलने का मतलब क्या है सर? हाईली इनलार्ज बोलने का मतलब है अगर कोई चीज बहुत दूर रखी है और उससे लाइट आ रहा है तो सोचो वो कितनी बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल सन, अगर सन से हमारे धरती पर जो कि इतना ज्यादा डिस्टेंस कैरी करता है और इतने डिस्टेंस कैरी करने के बाद में भी वो लाइट अगर हम तक पहुंच रहा है तो वो कितनी बड़ी डिस्टेंस होगी और वो मास कितना बड़ा होगा। दैट्स व्हाई आई सेड हाईली इनलार्ज, ठीक है। आप एग्जाम्पल के फॉर्म में क्या याद रखना? एग्जाम्पल याद रखना हमेशा सन का। सो अगर कोई लाइट बहुत दूर से आ रही है, मैंने अभी आपको क्या बोला कि क्या होगा? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वो जाएगा जाकर के, अगर कॉन्केव मिरर है तो कन्वर्ज होगा एट पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज फोकस। तो पहला रूल हमेशा याद रखिएगा। पहला रूल हमने क्या कहा था कि हमेशा वो क्या होगा? एट एफ जाएगा। सिर्फ एक कंडीशन में नहीं जाएगा, वो है एफ एम पी, सिर्फ एक कंडीशन में नहीं जाएगा। तो ये तो आपको याद रखना है। तो ये मैं गया इधर से। दूसरी बात, इंफिनिटी पर है तो मैं कहीं और सोच नहीं सकता, तो मैंने क्या किया? एक लाइन और भेजी इंफिनिटी से और वो फिर से गौर किया तो वो कहां पर कट हो रहा है? एट एफ। सो दिस इज व्हाट वी हैव। हाईली इनलार्ज था, वो कट रहा है और एक बना रहा है क्या? एक पॉइंट साइज। तो इमेज और ऑब्जेक्ट के नेचर को पहले अंडरस्टैंड कीजिए। यहां पर इमेज क्या हो रहा है? इमेज बन रहा है हाईली डिमिनिश्ड। क्या बन रहा है? हाईली डिमिनिश्ड, राइट। हाईली डिमिनिश्ड होने का मतलब क्या है? काफी छोटा है। जो चीज काफी बड़ी है, अगर आप यहां पर गौर करोगे तो यहां पर चीज जो ऑब्जेक्ट है वो हाईली इनलार्ज था,
अभी मैंने बताया क्यों है, लेकिन उसी के ठीक विपरीत आपका जो इमेज बन रहा है वो क्या है, हाईली डिमिनिश है। कैसा है हाईली डिमिनिश है, तो वो एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, पॉइंट साइज इमेज है, सॉरी ये क्या है, पॉइंट साइज इमेज है, करेक्ट, ये बात। और इसमें कुछ ऑब्जर्व करने वाली बात है सर कि नहीं है, मैंने आप लोगों को इमेज के कुछ फॉर्मेट्स के बारे में समझाया था। मैंने आपको समझाया था कि इमेज क्या होता है, रियल या फिर वर्चुअल। अब रियल और वर्चुअल इमेज आप समझोगे कैसे, रियल और वर्चुअल इमेज समझने के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, रियल मतलब दैट, एक बात सिंपल, रियल मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये बात याद रखना। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर याद रखोगे, और वर्चुअल का मतलब होता है बिहाइंड द मिरर। क्या याद रखोगे आप, बिहाइंड द मिरर, याद रहेगा। देखो यहां अगर मैं देखूं तो ये पीछे जो पार्ट है वो पॉलिश्ड है, इसका मतलब शाइनी सरफेस सामने है, जिससे कि ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे बन रहा है वो लाइट मिरर के सामने है, मींस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो इमेज कैसा बन रहा है, रियल, ना कि वर्चुअल। वर्चुअल नहीं बन रहा है, वो रियल बन रहा है। तो ये बात याद रखना कि इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपके लिए सामने रहेगा वो ये है कि इमेज कैसा बन रहा है, इट इज अ रियल इमेज। अब एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चा, ठीक है, वो मतलब मैं बता दे रहा हूं इसलिए क्योंकि आपको याद रखना चाहिए। इमेज को लेकर के कुछ चीज दिमाग में रखिएगा, जब कभी भी पूछे कि इमेज का नेचर क्या है ना, तो मैं उसके लिए कुछ चीजें बता देता हूँ। ऑप्शंस, फर्स्ट थिंग, आइदर इमेज जो होगा वो इनलार्ज होगा या फिर क्या होगा, डिमिनिश होगा। मतलब या तो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा या फिर छोटा बनेगा। पहला कैरेक्टर आप यहां से चूज करना, या तो डिमिनिश लिख देना या फिर इनलार्ज लिख देना। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, इनलार्ज और डिमिनिश के अलावा क्या है, एक और चीज है, वो ये है कि या तो इन्वर्टेड बनेगा या फिर इरेक्ट बनेगा। इन्वर्टेड और इरेक्ट का क्या मतलब है सर, इन्वर्टेड मतलब अगर इमेज ऐसा है ए बी, तो उसका ऑब्जेक्ट जो बनेगा, सॉरी ये अगर ऑब्जेक्ट अगर क्या कैसा है ए बी, तो इसका जो इमेज बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है। साइज अभी मैटर नहीं करना, अभी फिलहाल ये समझना, ठीक है। सो जस्ट अपोजिट, इन्वर्टेड। इरेक्ट का मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो ए बी ऐसा है तो उसका इमेज भी जो है वो ऐसा ही बनेगा। आइदर वो छोटा बड़ा हो सकता है, डिमिनिश हो सकता है, इनलार्ज हो सकता है, वो सब बात की बात है, बट फिलहाल याद रखना है कि वो इमेज भी जो होगा वो क्या होगा, इरेक्ट होगा, करेक्ट। सो थर्ड इसमें इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है वो क्या है, यहां से थर्ड इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि एक तो हो गया इनलार्ज, एक हो गया डिमिनिश। मतलब या तो ऑब्जेक्ट बड़ा हो सकता है या तो ऑब्जेक्ट छोटा हो सकता है। चलो ठीक, एक बात और याद रखनी है क्या, कि या तो इन्वर्टेड हो सकता है, उल्टा हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, इरेक्ट हो सकता है। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, या तो वो रियल हो सकता है या फिर इमेजिनरी हो सकता है, या फिर आप क्या कह सकते हो उसको, वर्चुअल हो सकता है, ठीक है। रियल और वर्चुअल का फैक्ट मैंने आपको बता दिया। रियल का मतलब क्या याद रखना है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्या याद रखोगे, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इमेजिनरी या वर्चुअल का मतलब क्या याद रखोगे, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड, ठीक है। सो अब कभी भी अगर आपसे इमेज का नेचर पूछ ले तो आप सिंपल क्या करना, एक इसमें से टिक करना, मतलब बता देना उसको कि इनलार्ज है या डिमिनिश है। एक टिक करना इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है। एक टिक करना इमेज रियल है या फिर इमेजिनरी है। सो अभी मेरे पास तो दो ही हुआ, नाउ आई हैव टू फाइंड आउट कि तीसरा क्या होगा भाई। तो देखते हैं, ध्यान समझते हैं। सो ऐसे जब कभी भी इंफिनिटी से कोई चीज आ रही होती है ना, और आप देखोगे ध्यान से, तो इसका जो रे पहले ऊपर था वो नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा कि अगर मैं इमेज ऐसे बात कर रहा हूं, इसका जो हेड है, हेड से जो लाइट जा रही होगी उसका इमेज यहां बना होगा, ठीक है। और जो टो से मतलब पैर से जो लाइट जा रही होगी उसका इमेज जहां भी बना होगा वो इससे ऊपर होगा, ठीक है, वो इससे ऊपर होगा। तो आपको क्या याद रखना है कि जब कभी भी इंफिनिटी से कोई लाइट आएगी तो वो हमेशा इसको क्या करेगी, इन्वर्टेड बनाएगी, जो चीज इन्वर्टेड बनाएगी। यहां से थर्ड वन आपको क्या याद रखना है, इसमें इन्वर्टेड। तो दिस इमेज इज नथिंग बट इन्वर्टेड इमेज। आई होप इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट आपको याद, ये आप एक बार नोट कर लीजिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन रिमेंबर फॉर इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर स्पेशली एंड कॉन्वेक्स आल्सो, ठीक है। सो इमेज फॉर्मेशन के बारे में अगर आप नेचर और क्लियर जानना चाहते हैं तो दिस इज सपोज टू बी अ गुड थिंग। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो है बियॉन्ड सी का मामला। अब बियॉन्ड सी क्या है ना भाई, कि एक बहुत सिंपल सी बात इसमें समझनी है। एक लॉजिक है जो आपको मैंने पहले बताया था कि इंफिनिटी से कोई लाइट जाएगी, इंफिनिटी से लाइट गई, जाके टकराएगी और फिर रिटर्न आएगी।
ठीक है, टकराने के बाद वो रिटर्न आ गई। रिटर्न कहां से होगी भाई, तो वो होगी फोकस से। अब दूसरा जो रे मैंने भेजा वो कहां से भेजा है, मैंने यहां से सी पे भेज दिया इधर। कुछ लोग क्या करते हैं, इसी को आप थोड़ा सा आगे भेजोगे या फिर एफ पे, मतलब मैं एक करके बस इमेजिनरी फॉर्म में दिखा रहा हूं आपको। इधर आप ऐसे जाओ और ऐसे चले जाओ, मतलब आप इस डायरेक्शन में जाओ फिर रिटर्न आ जाओ, फिर भी यहीं पर कट होगा। मेरा पॉइंट आपको क्या था, यू नीड ओनली 2 रेज। कितने रे चाहिए आपको, 2 रे। तो जरूरी नहीं है अब 2 से ज्यादा तो आप इनफाइनाइट रेज यूज कर सकते हो, 3, 4, 5 जितने भी यूज कर सकते हो। मैंने सिर्फ 2 किए हैं। वो क्या है, मैंने एक सिंपल, मैंने आप लोगों को जैसा बताया कि फोकस से पास करवाया, अनदर वन इज सी से पास करवाया। अब आपके मन में एक सवाल होगा, ठीक है, ये सब जनरली लोग कंसिडर नहीं करते, सी पे दिया है तो आप सी पे रिटर्न कर दिए, वो क्यों हुआ सर? क्लास 9th में एक कॉन्सेप्ट है, इवन 10th में भी हुआ है सर्कल वाले पार्ट में। वो क्या है कि जब कोई टेंजेंट रेडियस से पास होती है, मतलब अगर कोई लाइट ऐसे जाएगी तो वो हमेशा 90 डिग्री पर जाएगी, ठीक है। अगर सर्कल के सेंटर से कोई लाइन, कोई भी रेखा, कोई भी लाइन अगर पास होती है और वो किसी टेंजेंट पे पड़ती है, ठीक है, तो वो हमेशा उस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। नाउ सी, अगर ये लाइन ऐसे आई जो कि सी पर आई, सी मतलब सेंटर पे आई, सेंटर से अगर कोई लाइन इस अपर्चर पर गई तो निश्चित तौर पर ये क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। एंड इफ दिस इज परपेंडिकुलर तो वो रिटर्न जाएगा ना। मैंने आपको क्या बोला था, दूसरा बात याद रखने के लिए, एंगल आई शुड बी इक्वल टू आर। सो इफ दिस इज 90 डिग्री देन दिस मस्ट बी 90 डिग्री। तो जिस पे आया उसी पे रिटर्न हो गया। जैसे ही रिटर्न हुआ तो मेरे को 2 लाइन का इंटरसेक्शन मिल गया, वो है ये। अब समझने वाली बात क्या है बच्चा, वो ध्यान रखना यहाँ के बाद से। वो क्या है कि इसका जो हेड है वो रिफ्लेक्ट होकर के वो रे यहां पर आया और इस तरीके का इमेज फॉर्मेशन किया। मींस इसके हेड का जो इमेज होगा वो नीचे होगा और जो टो का इमेज होगा वो सिर्फ परपेंडिकुलर इस पे गया, 90 डिग्री पे गया और 90 डिग्री पे रिटर्न आ गया। मतलब ये होगा इसके टो का यानी फुट का और ये होगा इसके हेड का। इट मींस अगर मुझे नेचर यहां पर फाइंड आउट करना हुआ इस बात का, तो मैं यहां के लिए नेचर क्या क्या फाइंड करूंगा, नेचर ऑफ इमेज। अगर मुझे नेचर ऑफ इमेज फाइंड आउट करना होगा तो मैं क्या बोलूंगा, बियॉन्ड सी के कॉन्सेप्ट में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सी, तब मैं क्या करूंगा, नेचर में मैं लिखूंगा यहां पर क्या, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, मैंने क्या क्या बोला था, या तो इनलार्ज हो सकता है या इनलार्ज हो सकता है, डिमिनिश हो सकता है, इरेक्ट हो सकता है ना, इन्वर्टेड हो सकता है, रियल हो सकता है, वर्चुअल हो सकता है। ये 3 चीजें अपने को लिखनी होती है। सो लिख देता हूं मैं जल्दी से। सबसे पहले बताओ कि ये बड़ा दिख रहा है और ये छोटा दिख रहा है, ठीक है। आओ सबसे उसमें नहीं जाते, पहले इसमें जाते हैं। सबसे पहले एक बात बताओ, रियल है कि इन्वर्टेड है? रियल और इन्वर्टेड में गेम आप लोगों को समझ आ चुकी है, तो मैं ज्यादा इसमें नहीं टाइम लूंगा। मिरर के सामने बन रहा है, मिरर के सामने बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, रियल है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रियल इमेज बन रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनलार्ज है या डिमिनिश है, मतलब साइज बड़ा है या छोटा है। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो अपने को क्या समझ आया कि इट इज डिमिनिश्ड, ठीक है, इट इज डिमिनिश्ड। नाउ थर्ड वन इज, अपने को पता करना है वेदर इट इज इन्वर्टेड और नॉट। आप बताओ इन्वर्टेड है या नहीं है? इसका माथा ऊपर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का माथा ऊपर है। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ी ना आप उल्टा कर सकते हो यार, है ना, ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा ही रहेगा। तो ऑब्जेक्ट का माथा ऊपर है लेकिन यहाँ पर माथा नीचे बन रहा है, हेड जो है वो नीचे बन रहा है। तो नीचे बन रहा है, इसका मतलब ये इरेक्ट तो नहीं है, इट इज निश्चित तौर पर इन्वर्टेड। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। क्लियर है? थर्ड वन पे आते हैं जो कि क्या है, एट सी। एट सी, इसमें क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट को मैंने रखा सी पॉइंट पर। कहां पर रखा मैंने? सी पॉइंट पर। सी पॉइंट पर रखने पर क्या होता है, सिंपल एफ से कटा, इधर आ गया, फिर एफ से ले गया नीचे, फिर इधर काटे, जहां पर काट रहे हैं वहां पर वो उसी लेंथ पर कट रहा है। तो अगर मुझे इसका नेचर बताना होगा, नेचर ऑफ इमेज अगर इसका कैलकुलेट करना होगा तो मैं क्या बोलूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज रियल। व्हाई इट इज रियल? इन फ्रंट बन रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये दोनों साइज में मेरे को सेम दिख रहे हैं, तो मैं लिखूंगा सेम साइज। प्रैक्टिकली अगर आप इसको देखोगे तो वो हमेशा सेम साइज ही होंगे। एंड द थर्ड वन इज, बताओ आप ही लोग बताओ, इन्वर्टेड है या रियल? जितने इमेजेस देख रहे हो लगभग सब इन्वर्टेड है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इन्वर्टेड। सो ये 3 चीजें तो मैंने बना दी, ठीक है। आप लोग क्या करो, आप लोग ट्राई करो कि इसके बाद के जो 2 इमेजेस हैं, सॉरी 3 इमेजेस हैं, आप उसको बनाओ। मैं आप लोगों के लिए जो लास्ट वन है, जो सबसे मतलब अलग माना जाता है, डिफिकल्ट, जो भी आप कह सकते हो, ठीक है, मैं वो इमेज आप लोगों के सामने लेकर के आता हूं। पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। आई एम गिविंग यू 1 मिनट।
सो आई होप आप लोगों ने इसको एक जगह पे कॉपी कर लिया होगा, समझ लिया होगा, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन लेट मी नो, ठीक है। और इससे कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। सो द फर्स्ट वन इज, इसके बाद में क्या हम लोगों ने पढ़ा था, एट सी भी हो गया हमारे पास। अब फोर्थ वन हमारे पास में क्या होगा, आप बताओ। फोर्थ वन हमारे पास में यही होगा कि बिटवीन सी एंड एफ, राइट, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। इसको मैं रब कर रहा हूं। सो बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ में क्या करना है, सिंपल। सबसे पहले पोजीशन लोकेट कीजिए, ये मैंने कट कर लिया, ठीक है। और अपने को करना क्या है, सी और एफ, तो दिस इज एफ, दिस इज सी, ठीक है। और मैं ये भी अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर करूंगा कि इसको आप रियल टाइम में कैसे बनाओ। मैं तो अभी रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। आपको तो रफ नहीं बनाना, आपको तो फेयरली बनाना है और क्लियर करके बनाना है कि सर इसको सच में ये पॉसिबल है क्या बना पाना, तो वो भी मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, सी और एफ के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखना है। मैंने रख लिया इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइज मैंने दे दिया ए और बी। सबसे पहले मैंने क्या बोला, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्या करना है, इससे एक पैरेलल रे ले जाइए और फोकस से काटिए। तो पैरेलल रे ले गया यहां से यहां तक, एक रे, ये कन्वर्ज किया एफ पे और इधर चला गया, ये कन्वर्ज किया एफ पे और इधर चला गया। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात ये होगी कि ये जाएगा सरफेस पे टकराएगा, ठीक है। और टकराने के बाद जब रिटर्न होगा ना, तो वो इस पर्टिकुलर सी से टकराएगा, सी से यहां से ऐसे ऊपर जाएगा और टकराते हुए सी से आकर के इधर कहीं मिलेगा। सो द पॉइंट इज, ये कहीं पीछे जा करके मिलेगा और यहां पर बनाएगा ए डैश, यहां बनाएगा बी डैश, ठीक है। सो क्या हो रहा है, पहले एक बार समझ लीजिए। मैं फिर बोल रहा हूं, सी से जब टकराएगा, ये ऊपर गया एक बार, फिर नीचे गया और नीचे जाकर के इस पर्टिकुलर पॉइंट से टकरा गया। ये जब टकराने के बाद में इस जगह पर क्या बनेगा, एक नया इमेज बनेगा विच इज कॉल्ड ए डैश और बी डैश। फिर से एक बार समझते हैं। सबसे पहले क्या किया मैंने, इससे एक इनफाइनाइट रे, जो इससे एक पैरेलल रे भेजा और जाकर के वो एफ से कट कर दिया। नेक्स्ट, अब मैं चाहता तो इधर कहीं भेजता, फिर कुछ लाता, कर सकते हो, नो इश्यूज, कर सकते हो। कोई भी दो रे चाहिए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। तो मैंने एक रे सरफेस पर भेजी, पॉसिबल है कि एक रे सरफेस पर जाए। सरफेस पर जाने के बाद प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि वो सी से कट करेगी। जब सी से कट करेगी तो कहीं तो कट करेगी, जहां पर कट किया वही आपका इमेज फॉर्मेशन है। अगर आप नेचर देख पाओ तो नेचर क्या करेंगे इसमें, बताओ। नेचर इसमें इमेज का क्या होगा, इमेज नेचर, इमेज नेचर में पहली बात क्या होगा, इट इज रियल इन कैरेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, रियल क्यों है भाई, तो इसके सामने बन रहा है, तो इट इज रियल इन कैरेक्टर। सेकंड वन इज इनलार्ज या डिमिनिश है, तो सबसे अपने को पता चलता है कि इट इज नथिंग बट इनलार्ज, भाई बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर आप देखो तो ये ऑब्जेक्ट इतना छोटा है और ये इतना बड़ा है, ठीक है। सो थर्ड वन इज इन्वर्टेड है या नहीं, ऑब्वियसली इन्वर्टेड है ना। अगर आप देखोगे तो इट इज इन्वर्टेड, यहां पर देखो इट इज इन्वर्टेड, ठीक है। सो दिस इज बी। इसके बाद में हम लोग आते हैं कहां, तो एफ पे। जल्दी से ये भी देख लीजिए, एट एफ, फिफ्थ नंबर, राइट। सो एट एफ, एफ पे करने के लिए क्या करोगे आप, देखो सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट जो है वो एफ पर ही है, इस तरीके से एफ पर ही है, राइट, एफ पर। नाउ सी, इस पर अगर एफ पर कोई ऑब्जेक्ट होगी, दिस इज एफ एंड दिस इज सी, आप डिस्टेंस पर रखिएगा सी। एफ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होगी तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो समझना जरूरी है, ठीक है। तो एक तो लाइन ये होगी कि ये यहां सरफेस से टकराए, मतलब पोल से टकराए और नीचे चली जाए, एक तरीका ये, बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं। एक तरीका क्या है कि ये इस अपने एक लाइन को, ये तो एक तरीका हो गया कि ऐसे टकरा करके जाएगी। एक जो इसमें इंडिपेंडेंट फॉर्मेट है वो क्या है, फिर से मैं एक सरफेस को ऊपर भेजूं और वो जाकर के सी से टकराए, ये इस तरीके से ऊपर जाए और सी से टकराए और इधर कहीं चली जाए, ठीक है। क्या होगा, ये सरफेस पे गई, सी से टकराई और इधर चली गई, और एक इस पे गया, इधर टकरा के चला गया। अब एक बात बताओ, क्या आपको लग रहा है कि ये दो हाथ अगर स्ट्रेट वे में चलते चले जाए तो वो कभी आपस में मिलेंगे? यहां पर भी आप देख सकते हो ये कभी नहीं मिलेंगे। ये कहां मिलेंगे भाई, तो इन्फिनिटी पर। जो कुछ नहीं पता तो आप इसमें दिमाग लगा सकते हो कि हाँ भाई दूर में कहीं पर मिल सकते हैं क्या, नो, देयर इज, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपस में मिल पाए। तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, अनडिफाइंड कैरेक्टर, दैट इज इन्फिनिटी। सो अगर इसके बारे में आपको समझना हो, आप देख सकते हो ये आगे चल के बड़ा होता जा रहा है। तो मुझे अगर इमेज बताना होगा तो मैं ऐसे ही बोल दूंगा कि भाई इमेज क्या हो रहा है, हाईली इनलार्ज हो रहा है, बहुत बड़ा हो जाएगा आगे चल के। सो मेरे को क्या करने का है, यहाँ पर हम लोग को करना है इमेज
फॉर्मेशन, मतलब इमेज की नेचर को बताना है। सो इमेज नेचर यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बता दो। पहला बात, रियल होगा या नहीं, आंसर इज यस, रियल तो होगा। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, हाईली इनलार्ज होगा। कैसा होगा, हाईली इनलार्ज होगा, करेक्ट, हाईली इनलार्ज होगा। थर्ड वन क्या होगा भाई, तो अब एक बात और अपने को जानना है, इन्वर्टेड होगा कि नहीं होगा। फिर मैं वही बात कह रहा हूं, आप देख सकते हो यहां पर इसका हेड है, नीचे गया रे और नीचे, तो कहीं भी बनेगा इधर जाकर के, कहीं भी अगर बनेगा तो इधर में उसका क्या होगा, हेड, और ये टो जो है वो, फुट जो है वो ऊपर होगा। तो ये बात फिर से वही बात हो गई, क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। सो अब तक आपने जितना भी इमेज फॉर्मेशन को समझा है, ठीक है, जितने भी इमेज फॉर्मेशन को आपने समझा है वो यहां तक तो थे। यहां तक में सारे के सारे पार्ट जो है वो ओके रहे, मतलब पॉसिबल था बनाना। दिस वन इज सपोज टू बी द डिफरेंट वन ऑल्सो, मतलब ये अलग भी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन के रूप में आप देख सकते हो, ये बाकियों की तरह ट्रीट नहीं हो रहा। वो क्या है, बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी। इसको हम लोग थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन देंगे, ठीक है, और इसको सेपरेट करके बताएंगे। अगर कुछ इसमें आपको लिखना है तो आप लिख लो, ठीक है। सो बिटवीन एफ एंड पी, सबसे पहले क्या करना है, कनकेव मिरर, ठीक है, आउटसाइड लाइन अंदर साइन रहेगा। ये गए हम लोग एक इमेज को लेकर के, एंड यहाँ पर है एफ, यहाँ पर है सी, यहाँ पर है दिस वन। अब यहाँ पर क्या है, अपने को समझने वाली बात ये है, मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट जो एफ और पी के बीच में, देखिए एफ और पी के बीच में है, तो अपने को क्लियर करने वाली चीज ये है कि अब ये रिफ्लेक्ट करेगा कहाँ, अब ये किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा और कहां बनेगा। देखो समझने वाली बात क्या है कि जब कभी भी ये, अब इसके पास में फोकस तो है नहीं, तो फिर ये क्या करेगा, सरफेस से टकराएगा और इधर चला जाएगा, ठीक है, सरफेस से टकराएगा और इधर चला जाएगा। पहला रे तो यही गया। दूसरे रे की पॉसिबिलिटी क्या है कि ये इस तरीके से, मतलब यहां से ऊपर जाए, टकराए और रिटर्न आए और कहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टकरा जाए, ठीक है। तो मैं एक जगह और देखता हूं, भाई इस तरीके से गया या फिर ऐसे टकराया, ऐसे ऊपर गया और टकराने के बाद इस सरफेस से नीचे चला गया। अपने को दिख रहा है कि ये इधर तो नहीं मिलने वाला, इधर तो मिलने वाला कहीं भी नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर मैं इसको डॉट डॉट मतलब देखूं ध्यान से, तो ये इधर जा रहा है और ये इधर कहीं जा रहा है, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर पॉइंट यहां दिख रहा है जहां पर ये मिल तो रहा है, यहीं पर इसका इमेज बनेगा। अब आप बोलोगे कि सर लास्ट वाले में ऐसा क्यों नहीं हुआ। अगर आपने लास्ट वाले में गौर किया होगा ना, तो लास्ट में जो रेज बन रहे थे वो एक दूसरे के पैरेलल बन रहे थे, मतलब ये रे इधर जाकर के कहीं पैरेलल था, ये रे इधर था, इधर भी वो पैरेलल ही था, ठीक है। जब आप एक्चुअल में इमेज डायग्राम बनाओगे तो आपको समझ आएगा कि ये पीछे भी पैरेलल जा रहा है, आगे भी पैरेलल जा रहा है। तो इसलिए अगर मैं बिहाइंड द मिरर भी बना देता ना उसको, तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वर्चुअली हमेशा इंफिनिटी को टेंड करता, इसलिए उसमें नहीं जाना, ठीक है। इसलिए उस चीज को कंसिडर नहीं करना। आपको यहाँ क्या कंसिडर करना है कि ये इधर गया, ये इधर गया, इन दोनों को अगर देखा जाए तो ये, जैसे मैंने दोनों हाथ के डाइवर्जिंग के बारे में बताया था ना कि दीज आर डाइवर्जिंग वन, ये ऐसे जा रहे हैं आपस में, ठीक है, कोई बात नहीं, पर ये पीछे कहीं मिल रहे होंगे, बिकॉज इनके बीच में जो एंगल है वो पैरेलल नहीं, मतलब दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, दे आर इंटरसेक्टिंग बट इन वर्चुअल सेंस, मतलब पीछे में। सो ये इस डायरेक्शन में यहाँ पर बना रहा है। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात है, मुझे यहाँ अगर इमेज का नेचर समझाना हो, ठीक है, यहां अगर इमेज का नेचर समझाना तो मैंने क्या देखा कि ये रियल टाइम में इधर तो मिलने से है, इधर तो कहीं भी मिलने से है, ये इधर नहीं कहीं मिलेंगे, ये इधर कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन एक चीज जो हो सकती है, जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो ये है कि ये इधर गया और जब पीछे जाकर के इमेज बना रहा होगा तो वो साफ साफ दिख रहा है कि इमेज ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा, ठीक है, वो काफी बड़ा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इमेज जो है ये मिरर के पीछे बन रहा है, बिहाइंड बन रहा है, तो इसका मतलब ये इमेज कैसा है, ये इमेज होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वर्चुअल इमेज होगा। प्लस में आप अगर देख पाओगे तो इमेज इरेक्ट भी है, और प्लस में अगर आप देख पाओगे तो इमेज जो है वो एनलार्ज भी है। तो ये तीन कैरेक्टर इस पर्टिकुलर इमेज के पास में होंगे, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। अगर किसी को इमेज फॉर्मेशन समझने में दिक्कत है, अभी मैं समझने की बात कर रहा हूं, बनाने के लिए भी मैं छोटे से
तरीके से आपको समझाऊंगा कि कैसे आप रियली एक भी बिना गलती के हर इमेज बना सकते हो। हर इमेज फॉर्मेशन आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए। वो कैसे कर सकते हो वो मैं भी क्लियर करूंगा। आई होप कॉन्केव मिरर का आपको इमेज फॉर्मेशन क्लियर हो गया होगा। मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी जाए, ठीक है। आज वाले सेशन में हम लोग मोस्टली इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड या ओरिएंटेड ही वर्क करेंगे और इसके अलावा में हम लोग कॉन्वेक्स का काम करेंगे, ठीक है। सो हमारा एक और पर्पस बच गया है, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। सो आप इसको जल्दी से समझें। इमेज का नेचर मैंने यहाँ लिख दिया है, सो आप इसको कंटिन्यू करें। अब इसके बाद हम लोग लास्ट कॉन्वेक्स मिरर बचा हुआ है उसको कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। So now it's time to go for the last one, that is convex mirror। किसके लिए हम लोग बनाएंगे? convex mirror से, ठीक है। convex mirror के लिए जो इमेज फॉर्मेशन है वो थोड़ा आसान भी है और आप समझ जाओगे कि convex mirror के लिए इमेज फॉर्मेशन आसान है। कैसे बनाते हैं इसके बारे में अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ 2 डायग्राम है और 2 डायग्राम ही होने चाहिए। क्योंकि क्यों होने चाहिए मैं वो बता देता हूँ। सिमिलर चीज आप इसमें भी करोगे ना। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो आप क्या करोगे, अंदर का साइड को पॉलिश कर दोगे और आप बोलोगे कि सर एक काम करो, आप अंदर के साइड को तो पॉलिश कर दिया ना, तो बाहर इज डाइवर्जिंग, राइट। सो अब मुझे एक बात समझाओ पहले यहाँ पर कि जो फोकल लेंथ होगा, है ना, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब सेंटर होगा, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, वो होगा किधर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही समझनी है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक है। अगर आप ये समझ जाओगे तो अभी क्लियर हो जाएगा ये। देखो आप ध्यान से सोचो, इसका कर्व जो होगा वो कुछ ऐसा ही होगा ना बच्चा। अगर आप देखो तो ऐसे ही होगा। तो आप बताओ इसका सेंटर इधर होगा या उधर होगा? कॉन्केव के केस में तो उधर होता था, ये बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कॉन्वेक्स के केस में तो इधर होना चाहिए ना। अब अगर आप बोलोगे कि सर इधर है, ठीक है, इधर अगर होगा तो आप ही मुझे एक बात बताओ, अगर इधर होगा तो वो हर चीज जो इसके बिहाइंड में होगी वो क्या कहलाएगी? वर्चुअल। मतलब वो एक्चुअल में आपको कभी दिखेगी नहीं पर होगी, ठीक है। सो मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका इमेज डायग्राम है, तो अगर मुझे इमेज डायग्राम एक सेकंड पहले इसको समझ लेते हैं। सो यहां अगर सी होगा तो इसका फोकल लेंथ भी इधर ही होना चाहिए, ठीक है, मतलब सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर ही होना चाहिए, हाँ या ना, क्योंकि यहां से इसके डिस्टेंस को कैलकुलेट करोगे, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ या ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब एक काम करते हैं, इसका पहला जो इमेज फॉर्मेशन का पार्ट है पहले उसको खत्म करते हैं। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या करोगे, इन्फिनिटी से रेज भेजो, इन्फिनिटी से रेज भेजा और ये क्या कर दिया, इसको डाइवर्ज कर गया। ये तो पढ़ा है आपने, ठीक है, इन्फिनिटी से रेज भेजा और ये क्या कर गया, डाइवर्ज कर गया। सो दिस इज डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इज नथिंग बट व्हाट, डाइवर्जिंग मिरर। सो ये डाइवर्ज कर गया, पर मुझे फिर वही बात, अगर आप ध्यान रखोगे मैंने बताया भी था, इस तरीके का अगर कोई रे को भेज रहा है तो पीछे कहीं मिल रहा होगा। सो ये पीछे कहां मिल रहा होगा, सो दिस एंड दिस। अब मैं एक बात क्लियर करूं, देखो इन्फिनिटी से कोई रे भेजा मैंने, अब इन्फिनिटी कॉन्केव मिरर में याद करो, इन्फिनिटी से जब मिरर क्या बोलते हैं रेज गया था, लाइट रेज गया था, तो वो जहां पर कट हुआ था उसको हमने क्या बोल दिया था, फोकस। सिमिलरली ये भी इन्फिनिटी से गया है तो ये भी जब कट होगा तो उसको हम क्या कह देंगे, फोकस। एक बात, फोकस अपने को मिल गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर अपने को मिल गया। अब इसके अलावा जो कुछ भी रहेगा यहाँ पर, जो कुछ भी रहेगा, ठीक है, वो सब जो बनेगा वो इधर बनेगा, ठीक है। तो अब आपको एक बात और, इसका जो सेकंड नंबर डायग्राम है, इसका जो सेकंड नंबर डायग्राम है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और वो आपके लिए एक नोट है। क्या है, एक नोट। नोट मीन्स इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आपके लिए, वो ध्यान रखना। वो क्या है कि ऑल इमेजेस, सॉरी ऑल ऑब्जेक्ट्स इफ kept in between infinity to pole, किसके किसके बीच में रखेंगे, अगर इंफिनिटी मतलब दिस वन और पोल इसके बीच में कहीं भी अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रख दोगे ना, कहीं भी, तो हमेशा क्या करेगा, द इमेज इज फॉर्म्ड इन बिटवीन, कहां पर होगा इमेज फॉर्म, F and P, सॉरी F and P। इमेज जो फॉर्म होगा वो कहां फॉर्म होगा, F and P। आई होप इट इज क्लियर।
मैं फिर बता रहा हूँ, फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहला बात क्या याद रखना है, जब कभी इन्फिनिटी कॉन्वेक्स मिरर में क्या याद रखना है, जब कभी कोई रे इन्फिनिटी से आएगी तो आने के बाद में वो डाइवर्ज करेगी मतलब जो इमेज बनेगा वो पीछे बनेगा। इन्फिनिटी से अगर आ रही है ऑब्जेक्ट तो वो कहां बनेगी, फोकस पे, और फोकस आप देख सकते हो वो कहां है, पोल से राइट हैंड साइड पे है। कहां है, राइट हैंड साइड पे है। तो इसका मतलब ये कहां पर क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, या फिर क्या कहेंगे आप इसको, वर्चुअल बनेगा, इमेजिनरी बनेगा। सिमिलरली सेकेंड वाला जो डायग्राम होगा उसको, सेकेंड वाला क्या, कोई भी डायग्राम होगा आपको इसको याद रख सकते हो कि ऑल ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी होगा, सपोज यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, कहीं भी होगा अगर, तो आपको क्या करना है, उसका जो इमेज फॉर्म करना है, द इमेज इज फॉर्म्ड इन बिटवीन एफ एंड पी, मतलब इन दोनों के बीच में इमेज फॉर्म होगा। सो इसके लिए, और एक और बात इसको भी मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं, इमेज जो होगा वो इरेक्टेड होगा। क्या होगा, इरेक्टेड होगा। ये सब छोटी छोटी चीजें याद रख सकते हैं। अभी मैं इसके बाद में आपके सामने, आपके स्क्रीन पर ये डिस्प्ले भी होगा कि आपको करना क्या है, आपको मैं दोनों चार्ट डिस्प्ले करवा दे रहा हूं, आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें, और अदरवाइज आप जाकर के एनसीईआरटी में एक कॉलम बनाया हुआ होगा, ठीक है, अभी जो डिस्प्ले हुआ है आपके सामने में, वो एक कॉलम बनाया हुआ होगा कि कहाँ ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, कहाँ इमेज का पोजीशन है, नेचर क्या है, ये सारी डिटेल्स जो होंगे वो आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे। आप इसको ऑब्जर्व करें, समझें और ठीक तरीके से रिवाइज करें, ठीक है। इसके बाद में अब हमारा पर्पस मैंने आपको पहले ही क्लियर किया कि हमारा पर्पस क्या है। आज हमारा पर्पस इमेज फॉर्मेशन का था, वो हमने क्लियर कर लिया। अगला हमारा पर्पस जो है वो, इसके बाद में जो अगला पर्पस है वो है इमेज फॉर्मूले का। किसका, इमेज फॉर्मूले का। सो अगला हम लोगों को जो काम करना है वो किस पे करना है, इमेज फॉर्मूले पे। इमेज फॉर्मूले से बोर्ड में हो, है ना, अगर आप कोई भी कंपटीशन देखते हो उसमें हो, इवन इन क्लास 12 ऑल्सो देयर इज सम काइंड ऑफ क्वेश्चन विच इज आस्क्ड एंड दैट इज बेस्ड ऑन इमेज फॉर्मूला, और यू कैन से इमेज फॉर्मूला या इमेज क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला, या यू कैन से इमेज फॉर्मूला। इमेज फॉर्मूला इज नॉट द वर्ड, सो इट इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। ओके, this is nothing but what, mirror formula. Since you are reading the mirror na, so that's why image is again and again, so मेरे mindset में रह गया वो। So this is nothing but what, mirror formula. So mirror formula से related हम लोग अब अगला क्लास करेंगे जिसमें हम लोग उससे related numericals भी करेंगे और फिर उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। So this is all for today. So stay tuned, all the best, and अगर आपको किसी तरीके का इसमें कोई डाउट होता है, so let me know on another channels or some वेबसाइट्स जिसपे भी आपको सही हो आप उस पर बताएं, ठीक है। आगे का जो लेक्चर होगा वो मिरर फॉर्मूले पे आएगा। सो ऑल द बेस्ट।